और मुसलमानों का तो क्या कहिए साहब, बस आपका तो नाम ही काफी है। आपकी सारी मोहब्बत, आपका सारा संघर्ष, आपकी सारी मुल्क के प्रति वफादारी सब एक झटके से दूर हो जाती है जब बस आपका नाम लोगों को पता हो जाता है। लेकिन ये चंद लोग हैं, मेरी बात को आप याद रखना, ये मुल्क नहीं है। इस मुल्क में वो भी लोग हैं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को लड़ने के लिए खड़े हैं और हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। इस बात का भी मैं इस मंच के माध्यम से और एक अम्बेडकरवादी होने के नाते आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूं कि हम संविधान की रक्षा के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार। मुझे सबसे बड़ा खतरा महसूस होता है कि जहां आखिरी उम्मीद होती है न्याय की, और वो न्याय का मंदिर अगर सत्ता के आगे झुक जाए या सत्ता के आगे, सत्ता की चौखट पे दम तोड़ दे या नाक रगड़ दे, तो देश पे खतरा, वाकई में इस संविधान पे खतरा बढ़ जाता है। कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए मात्र एक किरदार नहीं, उनके नाम के साथ हमारी जान बसती है। उन्होंने जो हमें दिया है वो हम शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते। मैं और मुझसे पहले जितने सियासी लीडर जो उस तहरीक को पसंद करते हैं, उस विचार पर चलते हैं, वो सब आज अगर हैं और अगर हमें जबान मिली है तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। और आपकी, जब मैं तहरीक को पढ़ रहा था मीम फाउंडेशन की, तो मैं महसूस कर रहा था, चाहे वो सर सैयद अहमद खान साहब की तहरीक हो या आपकी ये तहरीक हो, आप भी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। और एजुकेशन देती क्या है? मैं तो एजुकेशन पे कुछ और सोचता हूँ। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा है कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत सुधार की जरूरत है। एजुकेशन हथियार है। एजुकेशन सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती, एजुकेशन जंप भी लगाती, और जंप का मैं आपको आज उदाहरण भी दूंगा। एजुकेशन से अच्छे बुरे की पहचान होती है, एजुकेशन से बौद्धिक विकास होता है, एजुकेशन से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, एजुकेशन से अपनी बात को कहने का तरीका आता है। एजुकेशन हमें जिम्मेदार लोगों की शख्सियतों में के बीच में खड़ा करती है। और मैं इसका उदाहरण आपको बताता हूं। कोई शख्स जिसकी कई पीढ़ियां गरीबी, बेबसी, लाचारी और बुनियादी सुविधाओं से दूर रही, और उसके परिवार की एक पीढ़ी ने एजुकेशन को एक्सेप्ट किया और अच्छी तरीके से एजुकेशन ली, तो वही जो गरीबी, बेबसी, लाचारी में जो परिवार जी रहा था, वो जंप करके IAS, IPS, वकील, जज, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, कुछ भी बन सकता है। इस भूमिका पे जब वो आता है, उसका सम्मान बढ़ता है, उसके परिवार की हालत बदलती है, जिन लोगों के बीच वो रहता है उनके सोचने का तरीका बदलता है, बहुत कुछ बदलता है। एजुकेशन इसलिए जंप देती है कि कल तक जो सड़कों पे घूम रहा था और वो आज परीक्षा देके IAS की, और वो IAS बन के जब जिले में जाकर DM बन के बैठता है तो पूरे जिले को ऑपरेट करता है, और जब उसकी गाड़ी कहीं से गुजरती है तो देखने वाले कहते हैं कि जिलाधिकारी जा रहा है। ये जंप है। जो काम 50 साल में नहीं हो सकता था वो 1 साल में हो सकता है अगर आप एजुकेशन की वैल्यू को समझें। तो मीम फाउंडेशन, मुबारकबाद मीम फाउंडेशन को कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डिजास्टर पे भी काम कर रहे हैं वो, और जो तमाम तरह की चीजें जो मैंने उनके फोल्डर में पढ़ी, वो बहुत सारी चीजों पे काम कर रहे हैं। तो ज़हनी तौर पे उनको मैं खुले दिल से समर्थन करता हूं, लेकिन मैं आपको ये बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, एजुकेशन सिस्टम आज हमारे देश का बहुत लो लेवल पर है। जितना सरकार को, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना चाहिए GDP का, उतना कोई सरकार खर्च नहीं कर रही। और उसका खामियाजा ये है, अदीब साहब बैठे हैं, मैं इस बात को किसी से जोड़ना नहीं चाहता। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि जब चपरासी से लेके और क्लास 1 के सबसे सीनियर अधिकारी तक, जब राष्ट्रपति जी से लेके और गांव के सरपंच और वार्ड के मेंबर, इस बीच में जितनी इकाई आती हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे वो BDC हो, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो कैबिनेट के मंत्री हो स्टेट के, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो सेंटर के मंत्री हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या राष्ट्रपति हो, और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे
चाहे वो गांव में पटवारी, सेक्रेटरी, एडीओ, बीडीओ, एसडीएम, सीडीओ, डीएम, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एसएचओ, सीओ, थानेदार या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, चाहे वो स्टेट के और सेंटर के, जब तक इनके बच्चों को सरकारी स्कूल में जो है नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ का कभी भी किसी भी कीमत पे बदल नहीं सकता। और जिस दिन ये हो गया, जिस दिन मंत्री जी का बच्चा पढ़ेगा स्कूल में सरकारी, विधायक जी का बच्चा पढ़ेगा, सांसद जी का बच्चा पढ़ेगा और डीएम का बच्चा पढ़ेगा, एसएसपी का बच्चा पढ़ेगा, और वहीं किसान, मजदूर, गरीब, दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी और तमाम जरूरतमंद लोग जिनकी जेब में पैसा नहीं, उनका बच्चा पढ़ेगा, तो आप देखना एक नंबर की गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी स्कूलों में। तो ये जो आज प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े जो बिल्डिंगें बनी खड़ी है, ये जो जेब काटती है लोगों की, ये बंद हो जाएंगी और इस एजुकेशन को अंतिम लोगों तक पहुंचने का मौका मिलेगा। हमारे नेता कहते हैं अदीब साहब कि हमने गरीबों के लिए बहुत अच्छे स्कूल बना दिए, अच्छी तनख्वाह मिलती है वहाँ टीचर्स को, लेकिन उनमें अपने बच्चों को वो इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि वो उनके हाल जानते हैं। उनको पता है यहाँ पढ़ के उनका बच्चा कुछ नहीं बनने वाला। एक तरफ इंग्लिश मीडियम है और दूसरी तरफ हिंदी मीडियम है, और आज यहाँ हमारे यहाँ जो 4 बात अंग्रेजी में बोलता है उसको लोग बड़े सम्मान से देखते हैं, जो हिंदी में बोलता है उसकी तरफ सोचते हैं कि इसको बहुत कम आता है। लेकिन हम जिस स्ट्रक्चर में पैदा हुए और जहाँ गाँव से हम निकल के आए, हमारी जबान है हिंदी, देहाती खड़ी बोली, हम इसको जीते हैं, हम इसमें रहते हैं, इसमें प्यार है, मोहब्बत है। तो आप सोचो कितना कंपैरिजन करके देखो, गांव से प्राइमरी स्कूल से 5वीं क्लास का बच्चा और क्लास 1 का इंग्लिश मीडियम का बच्चा, देखिए आप कंपैरिजन करके आपको एहसास हो जाएगा कि दोनों कहाँ खड़े होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो 5वीं तक ABCD से ऊपर बढ़ती ही नहीं बात, और ABCD के बाद वो कहाँ चली जाती है उनको भी नहीं पता होता। तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम में बहुत सुधार की जरूरत है। तो इसका एक तरीका ये भी है कि जब समय आए एजुकेशन के रास्ते को आगे बढ़ाने का और वो समय लोकतांत्रिक व्यवस्था में हो, तो अपनी वोट का भी सही इस्तेमाल हमारे लोगों को करना चाहिए, जिससे सांप्रदायिक ताकतें, नफरत फैलाने वाले लोग, जिससे बुनियादी ढांचे को, स्ट्रक्चर को कमजोर करने वाले लोग, और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 1 नेशन 1 इलेक्शन इस देश की कमर तोड़ देगा, और देश में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स हैं, शेड्यूल 7 में जो स्टेट को पावर है उसकी कमर तोड़ देगा। आप देख लेना, जीरो कर देगा। प्रेसिडेंशियल पावर इतनी बढ़ जाएगी कि चुनी हुई सरकारों को ये जब चाहे खत्म कर देंगे। इस तरह के हालात आज बन गए। उस पर चर्चा ना, उस चर्चा को छिपाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं आज देश में। एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपसे कहूं कि नजर रखिए आपके मुल्क में क्या हो रहा है। ये मुल्क हम सबका है, किसी एक जमात का नहीं है, किसी एक जात का नहीं है, किसी एक क्षेत्र का नहीं है। ये मुल्क सबका, सबका खून शामिल है। और मैं अपने जो साथी यहाँ संचालन कर रहे हैं उनसे भी, और जो यहाँ इधर मौजूद हैं जो अपनी बात, उनसे भी कहूँगा, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी करते हुए नहीं कह रहा था, मगर मैं कह रहा था कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं तो ये मुल्क हिंदुस्तान नहीं है। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने 26 जनवरी 1950 को इसको इंडिया दैट इज भारत कहा, और जब तक आप इसको भारत नहीं कहेंगे, आप मेरी बात को याद रखिए, तब तक आप उस विचार को बल देते रहेंगे जिस विचार के बाद आप कहते हैं कि मुल्क खतरे में। ये भारत है, ये इंडिया है, और इसके मीनिंग है, और इस मीनिंग को हमें समझना पड़ेगा कि हमारी यूनिटी ही इस देश की शक्ति है, और हमें एकजुट होकर आगे बढ़ के कंधे से कंधा मिला के हर मुसीबत का सामना करना है। और आज जो हमारे साथी जो एक्टिविस्ट जेल में हैं, क्योंकि हम दिल्ली में खड़े हैं, उनको याद भी हमें करना पड़ेगा, जो 4-4, 5-5 साल से बेल के इंतजार में बैठे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ न्यायपालिका सिस्टम में कितनी खामियां आई, किससे छिपाने को नहीं है। मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर कह सकता हूँ, जिन पे खतरे हैं कि कोई जज साहब इस बात से नाराज होके उनको नुकसान पहुंचा सकते। नुकसान की परवाह करेंगे तो लड़ेंगे कैसे, आप ये बताएं। नुकसान तो जब होना होगा होगा, लेकिन सच बात कहने में किसी नुकसान से डरने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है, और उस न्यायपालिका में जिस तरह की बहुल्यता है, वो ये महसूस कराती है कि वहाँ से आने वाले फैसले और उनकी फैसलों के पीछे का मोटिव, वो अक्सर जो है, जो बात
इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने कही, जस्टिस शेखर कुमार यादव ने, उस बात को मजबूत करती है कि जहां जो बाहुल्यता है, जो मेजोरिटी है, उसके हक में फैसले होने चाहिए। जुडिशरी सिस्टम ये नहीं है कि मेजोरिटी के हक में फैसले होने, जुडिशरी सिस्टम ये है कि न्याय होना चाहिए। अगर किसी की संख्या 1 है और सामने वाले 99 है तो 99 लोगों के हक में फैसला नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत है, फैसला उस एक के पक्ष में होना चाहिए जो सही है, तब ये न्याय माना जा सकता है। तो मुझे हमारे आज के जुडिशरी सिस्टम से और उसमें जिस तरह की सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, मुझे सबसे बड़ा खतरा महसूस होता है कि जहां आखिरी उम्मीद होती है न्याय की, और वो न्याय का मंदिर अगर सत्ता के आगे झुक जाए या सत्ता के आगे, सत्ता की चौखट पे दम तोड़ दे या नाक रगड़ दे, तो देश पे खतरा, वाकई में इस संविधान पे खतरा बढ़ जाता है। और आप महसूस कीजिए, बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो सोचने को मजबूर करते हैं कि क्या हमारा जुडिशरी सिस्टम सही काम कर रहा है। कितने लोग हैं, जब वो कल अगर निर्दोष पाए गए तो कहां से आप उनकी जवानी और उनका इस समय लौटा दोगे जिस समय को आपने बर्बाद करके रख दिया। सिर्फ सियासी कारणों से आज कितने लोग, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं यहां भी कह सकता हूं, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि बहुत सारे ऐसे साथी, उमर खालिद और खालिद सैफी से लेके शर्जिल इमाम, सिफाउर रहमान से लेके जो जेलों में सड़ रहे हैं, और उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, और आवाज उठाई जाती तो दबाई जाती। और मैं यहां यह भी कहूंगा कि मेरे छोटे भाई अब्दुल्ला आजम और आजम खान साहब, जिन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया, जो सर सैयद अहमद खान साहब ने चलाई थी एजुकेशन की मूवमेंट को, और उन्होंने वो जौहर यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। आज जौहर यूनिवर्सिटी पे भी और आजम भाई को भी क्या सहना पड़ रहा है, ये भी किससे छिपा हुआ नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से अपनी बात को खत्म करते हुए आपसे कह रहा हूं, मुल्क हम सबको देख रहा है। एक पहला भी समय आया था जब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी, तब भी मिलके मुल्क ने लड़ाई लड़ी थी, और आज भी जरूरत है कि हम लोग मिलके एक मुट्ठी बन के लड़ें। और जब हम एक मुट्ठी बन के लड़ेंगे, क्योंकि चिंताएं होती हैं जब किसी एक मजहब पे बयान दिया जाता है, जब एक मजहब को कटघरे में खड़ा गया, चिंताएं होती। आज हमारे सिख समाज के भाई बैठे हैं, उनके मन में भी पीड़ा होती होगी जब वो अपनी बात को लेके कहीं आंदोलन करने आते हैं, तो एक टाइटल देके उनको जो है, उनको उनकी भक्ति को, उनकी शक्ति को, उनकी राष्ट्र के प्रति जो है प्रेम को एक झटके से जो है अलग करने का प्रयास किया जाता है, उन पर आरोप लगाए जाते हैं। जब हमारे जैन समाज के लोग, उनके जो ऐतिहासिक स्थल, जिस तरह से उन पर कब्जा किया जा रहा है, जिस तरह से उनको अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह से उनके तीर्थंकरों को जो है और उनके जो पॉइंट्स हैं जिन उन पे कब्जा किया जा रहा है, उनमें भी चिंता है कि उनकी आवाज कोई उठाए। जिस तरह से बौद्ध भाइयों को जो है उनकी धार्मिक आज़ादी को छीना जा रहा है, सिर्फ 22 प्रतिज्ञा लेने पे मुकदमे हो जाते हैं, और तमाम तरह की चीज़ें हमारे सामने हैं। हम आपस में मिलके बुरे दौर में किस तरह से लड़ना है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। जिन लड़ाइयों का जिक्र किया गया हमारे साथी द्वारा, जो जुल्म के खिलाफ लड़ी गई, मैं उन बेहतरीन लड़ाइयों के पर्दे के पीछे जो लोग थे वो यही थे। अक्सर हम सिर्फ हीरो को देखते हैं, लेकिन हीरो को दिखाने वाली जो कैमरे की टीम होती है, जो राइटिंग टीम होती है, वो दिखाई नहीं देती। अखलाक साहब बहुत शानदार शख्सियत हैं, पत्रकारिता से लेके और स्ट्रेटजी में उनका बहुत अच्छी पकड़ है। और उसी तरह से वसीम अकरम त्यागी साहब बड़े ट्रोल होते हैं सोशल मीडिया पे जब कोई बात लिखते हैं, तो इनका और हमारा संयुक्त जो है, ये हमेशा कोई भी लड़ाई रही हो, किसानों की हो, नौजवानों की हो, मजलूमों की हो, हर लड़ाई में इनकी शिरकत किसी ना किसी तौर पर रहती है। अकेला आदमी कोई भी कुछ नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग मिलके बहुत बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ सकते हैं। आज भी बहुत काम था, लेकिन वसीम साहब का आदेश था कि आना है, तो जब इनका आदेश हो गया तो कोई चीज़ बची नहीं। फिर मैंने कहा कि भाई फिर आ जाएंगे। मीम फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनके अच्छे काम को सराहना चाहिए। जो करीबी तौर पे 2-3 चीज़ें रखी थी भाई ने कि उनका एक बोर्ड होना चाहिए, इस चीज़ को हमें 4-5 साल पहले हमें महसूस हुआ जब एक मुसीबत आई हमारे यूनिट पे और हम बहुत सारे लोग गिरफ्तार होकर जेल चले गए। तब हमें याद आया कि अगर ऐसी कोई
हमने बोर्ड बनाया होता तो ऐसे बुरे दौर में वो हम लोगों को संभाल लेते। तो एक संगठन के लिए और उस संगठन के हर व्यक्ति पे एक अंकुश होना चाहिए कि वो उस दायरे को क्रॉस ना करे, वो तानाशाह ना हो जाए, वो उस उम्मीद के साथ जो आपने मीम फाउंडेशन बनाया, लेकिन और कोई भी तंजीम बनी जिस उम्मीद के साथ बनी, उस विचार उस उम्मीद को वो अपने निजी फायदे के लिए भेंट ना चढ़ा दे। तो एक बोर्ड होना जरूरी, ये उनकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए सलाह देता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, आपकी तंजीम के काम आए, क्योंकि आपकी मूवमेंट वो रुकनी नहीं चाहिए। जो काम मीम फाउंडेशन कर रहा है, अक्सर हम जय भीम और जय मीम के नारे जब लगते हैं तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये मीम वाले, मीम से वो एक सिर्फ एक बड़ी आबादी की तरफ उनका, और वो बड़ी आबादी मुसलमानों की तरफ उनका इशारा रहता। अच्छा हुआ कि मीम फाउंडेशन, तो ये भी बात उनकी समझ में आ जाएगी कि मीम सिर्फ जो है एक धर्म के लोग नहीं, एक मीम एक तहरीक भी। दूसरा, बहनों के लिए कहा गया, ये बहुत सही है, क्योंकि आधी आबादी को पीछे छोड़ के ना मुल्क तरक्की कर सकता, ना कोई कौम तरक्की कर सकती, ना कोई प्रदेश तरक्की कर सकता, और ना ही कोई मूवमेंट तरक्की कर सकती। क्योंकि जब हम बात करते हैं हक और इंसाफ की, तो उनमें हर एक व्यक्ति के लिए बात होनी चाहिए। मैं इस टीम को भविष्य में कभी किसी भी तरह की मेरी कहीं भी मेरे योगदान की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मुझे याद करें, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँगा। इस बात का भी मैं आपसे वादा करता हूँ। और जो आज के हालात हैं, पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी होती है